क्या आपने कभी गलत स्पेलिंग वाला कोई साइन बोर्ड या आड़ी तिरछी कोई डिजाइन देखी है जो आपको इतनी खराब लगी हो कि आपका मन अंदर तक आग बबूला हो गया हो? जाहिर है देखी होगी, ये इंटरनेट है भाई साहब। और इंटरनेट की जनता को एक सिंपल सा काम भी गड़बड़ कर देने वाला लोगों से ज्यादा खराब कुछ नहीं लगता। जैसे कि कोई चीज बर्गर ऑर्डर करने पर उसके अंदर से सब कुछ निकल आए सिवाय बर्गर के। अचार का एक ऐसा डब्बा खरीदना जिसमें कभी अचार भरना ही भूल गए हों लोग। इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो सकती है? अचार का मसाला भर दिया पर अचानक अचार भूल गए। इससे पहले कि मेरा मूड एकदम खराब हो जाए, ये कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें सिर्फ एक ही काम दिया गया था और उसमें भी उन्होंने गड़बड़ कर दी। ये किसी भी भाषा में हो, पर इस साइन बोर्ड का मतलब दुनिया के ज्यादातर लोगों को पता है, जो है स्टॉप। अलग अलग देशों में इस बोर्ड में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन इसकी मोटी मोटी डिजाइन हर जगह सेम होती है सिवाय कुछ जगहों के, क्योंकि अमेरिका में कहीं ऐसा बोर्ड है। इसे देखकर लगता है मानो वर्ल्ड डॉक्यूमेंट पर बनाया गया, और न जाने क्यों ये स्टॉप अटकोड़ के इतनी दूर लिखा हुआ है। दुनिया का कोई भी स्टॉप साइन ऐसा नहीं दिखाई देता। सो पता नहीं क्यों इसको लगाते वक्त किसी ने गलती इसकी नोटिस नहीं की। खैर, इसकी जो भी वजह रही हो, ये तो हम एग्री करते हैं कि गलत है। It's time to stop. It's time to stop, okay? ऐसी एक और चीज़ है दुनिया भर में लगभग सेम रहती है, और वो है किसी ट्रैफिक लाइट के अलग अलग रंगों का क्रम। सबसे ऊपर होता है लाल, फिर पीला, नीचे सबसे हरा रंग, क्रमशः मतलब स्टॉप, वेट और गो। इस बोर्ड के हिसाब से देखा जाए तो न्यू हैम्पशायर में शायद ऐसा ना होता हो। रंगों का ये क्रम उल्टा करने से बस दो ही कारण मैं संभव सोच पा रहा हूँ। इसे लगाने वाला बंदा या तो कलर ब्लाइंड था या उसे जरा भी परवाह नहीं थी कि आपकी क्या राय है। नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताएं। फ्राइड चिकन दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला फूड आइटम है, लेकिन मेरा मानना है कि फ्राइड चिकन के कुछ रेस्टोरेंट दूसरों से कहीं बेहतर होता है। मेरा खुद का फेवरेट ब्रांड हुआ करता था जॉलीबीज, लेकिन अब नहीं है। क्यों? क्योंकि असल में सन 2021 में फिलीपींस में स्थित एक जॉलीबीज आउटलेट ने एक औरत को फ्राइड चिकन का एक बड़ा ही स्वादिष्ट सा दिखने वाला टुकड़ा दिया, लेकिन पता चला कि वो फ्राइड चिकन नहीं बल्कि एक डीप फ्राइड टॉवल था। जी हाँ, ये बर्तन पोंछने वाला कपड़ा है, वो भी इस्तेमाल किया हुआ, और ये बहुत ही गंदा भी है। जरा ऐसे मुंह में रखकर बाइट करना इमेजिन कीजिए। अरे यार, छी यार। मैं कोई शेफ नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ ये क्रिस्पी कोट बनाने के लिए तौलिए को पहले बैटर में डाला गया होगा, फिर तेल की कढ़ाई में डालकर फ्राई किया होगा। क्या इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी ने भी नोटिस नहीं किया कि वो ये कोई चिकन का टुकड़ा नहीं बल्कि एक तौलिया फ्राई कर रहे हैं? तो इन्हीं सब कारणों से तंग आकर अब मैं अपने लिए फ्राइड चिकन का एक नया फेवरेट ब्रांड तलाश कर रहा हूँ। अगर आपके मन में इससे जुड़ी हुई सलाह है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें बता दें। आजकल बहुत से पब्लिक टॉयलेट्स में ऑटोमेटिक सेंसर वाले नल लगे होते हैं, और पानी चालू करने के लिए आपको अपना हाथ नल के नीचे ले जाना होता है। ये टेक्नोलॉजी आपको दूसरों के गंदे हाथों द्वारा छुआ गया नल छूने से बचाती है, और काम हो जाता है, पानी बंद हो जाता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना? लेकिन शायद ये नल डिजाइन करने वाले के लिए बात इतनी सिंपल नहीं थी। इसका सेंसर तभी एक्टिव होता है जब आप अपना हाथ नल के मोड़ वाले हिस्से के ठीक नीचे लेकर जाते हैं। फिर पानी इतनी जल्दी बंद होता है कि आपको अपना हाथ धोने के लिए पानी तक पहुंचने भर का समय नहीं मिलेगा। क्या ये महाशय दूसरे डिजाइनर्स की तरह एकदम सिंपल काम करने वाला ऑटोमेटिक नल लगा सकते थे? मुझे लगता है इसे बनाने वाला बंदा तभी अपने हाथ धोता है जब बाथरूम में कोई दूसरा जरूर मौजूद होता है। जब मैं लोगों द्वारा अपने सिंपल से काम को भी गलत कर देने के बेहतरीन तरीके और अजीब व गरीब एग्जाम्पल्स के लिए इंटरनेट की खाक छान रहा था, तब मुझे ये तस्वीर मिली। जी हाँ, ये कैसे वर्कर की तस्वीर है जो सड़क पर दो सीधी लाइनें भी ठीक से ना पेंट कर सकें। लेकिन अगर आपका फोटो जूम करें और थोड़ा गौर से देखें तो फौरन हमको ये लगता है कि कोई असली तस्वीर नहीं बल्कि फोटोशॉप एडिटिंग के जरिए तैयार की गई है। मतलब असल जिंदगी में कोई वर्कर इतना निकम्मा नहीं होता ऐसे सीधे से सीधे काम को भी उल्टा पुल्टा कर दे। ना सिर्फ लाइनें सचमुच बल्कि ये जानने के बाद अब और ज़्यादा भद्दी लग रही हैं ये। लेकिन अपना मूड ख़राब ना करें, क्योंकि असल में ये पेंट नहीं है बल्कि सड़क बनाते वक्त लगाई जाने वाली टेम्पररी मार्किंग्स हैं। जब टेप ढीला हो जाता है तो लाइनें आड़ी तिरछी लगने लगती हैं, यानी किसी ने इसे अपने हाथों से हमेशा के लिए पेंट नहीं किया है। पर इस तस्वीर के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता। शायद बंदे ने सड़क का बॉर्डर मार्क करने के लिए कहा था और उसने इंस्ट्रक्शन को एकदम लिटरली ले लिया। अब सड़क का वो टूटा हुआ किनारा दूर से भी आसानी से देखा जा सकता है। समझ नहीं पा रहा हूँ कि यहाँ एक खराब काम को अच्छे से किया गया या एक अच्छे काम को खराब कर दिया गया। जब ऑनलाइन फैशन की बात आती है तो फोटोशॉप का रोल बहुत ही अहम हो जाता है। फोटो का नेचुरल लुक मेंटेन रखते हुए उन्हें एडिट करने के हद से ज़्यादा खूबसूरत बनाना एक मार्केटिंग ट्रिक है, ताकि आप झट से वो सामान खरीद लें। लेकिन कभी कभी एडिटिंग में गड़बड़ी हो जाती है, जैसा कि मोटे लोगों के फैशन ब्रांड सिंपली बी वालों को बहुत ही अच्छे से पता है कि आपको इस पिक्चर में कुछ गड़बड़ लग रही है। कंपनी को भी नहीं दिखा जब तक कि किसी ने पॉइंट आउट नहीं किया। इस मॉडल का हाथ उंगलियों के बने किसी रैक सा लग रहा है। न जाने कैसे एडिटिंग की इतनी बड़ी गलती उनकी वेबसाइट तक पहुंच गई, जहां दुनिया भर की नज़रें इस पर पड़ी। यानी कंपनी का ऑल नेचुरल होने का दावा पूरी तरह से फेल हो गया। केक खाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं उसे कभी बना नहीं सकता, भले इस बात पर मेरी ज़िंदगी क्यों ना टिकी हो। लेकिन अगर मैं नंबर डेकोरेशन वाला कोई केक बना रहा होता तो सारी गिनतियों को सीधा ही लिखता, ना कि इस केक की तरह जिसे बनाने वाले ने इतनी स्वादिष्ट गलती की।
आई रियली होप कि ये किसी तरह का मजाक रहा होगा। अगर ऐसा नहीं तो सोचो किसी ने बड़ी मेहनत से इस केक को तैयार करने और सजाने में घंटों बिताए होंगे। फिर उनको एहसास हुआ होगा कि 7 तो उल्टा लिख दिया है। और मज़े की बात यह है कि इसे पढ़ने पर ऐसा लगता है मानो हैप्पी जस्टिन बर्थडे लगाओ। खैर, मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जिसके लिए भी ये बनाया गया हो उसका 37 बर्थडे बहुत ही शानदार बीता हो। पर ये केक बनाते वक्त होने वाली सबसे बड़ी गलती नहीं है। पता नहीं क्यों पर किसी महान आत्मा के मन में ड्रेक की डीलक्स एल्बम नथिंग वॉज द सेम के कवर को एक केक में कन्वर्ट करने का आइडिया आया। चॉइस अच्छी के साथ साथ सिंपल भी है, क्योंकि कवर पर सिर्फ नीले आसमान के बैकग्राउंड पर ड्रेक की एक साइड फोटो बनी हुई है। जाहिर है कि ऐसा केक बनाने में भला क्या गलती हो सकती है? बहुत सारी। कोई भला इतना गलत कैसे हो सकता है भाई? ये आर्टिस्ट कम कर्मिट द फ्रॉग की फोटो ज्यादा लग रही है। साफ है कि ये केक बनाने वाले में टैलेंट की भारी कमी है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि ड्रेक की गर्दन को इतना लंबा आखिर क्यों बनाया गया है। ये केक के प्रति अन्याय होने के साथ साथ ड्रेक के खिलाफ भी एक नाइंसाफी है। ऐसे भद्दे केक देखकर मन में बनाने वाली एक मानसिक स्थिति पर सवाल उठता है। लेकिन केक को इस तरह से कटते हुए देखकर काटने वाले को ही काटने का मन करता है। माना कि गिनती के हिसाब से इसमें टुकड़ों की संख्या ज्यादा होगी, लेकिन मुझे तो परफेक्ट तिकोने शेप वाले टुकड़े ही पसंद हैं। और ये सभी मानेंगे ये केक वाला बंदा सीधे किसी मेंटल डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। केक को बराबर साइज के 11 टुकड़ों में काटने का सिंपल सा काम था, लेकिन भाई साहब ने ऐसा करना, ओहो, कितना मुश्किल कर दिया। इस कदर आड़ा तिरछा पैंतरा अपनाया कि क्या ही बताया जाए। सोचिए अगर आपकी किस्मत इतनी खराब होगी बीच वाला सबसे छोटा टुकड़ा आपको मिल जाए तो ये वाकई में किसी व्यक्तिगत आघात से कम नहीं होगा। और एक केक काटने वाले की गलती को एक बार भी माफ किया जा सकता है, क्योंकि आखिरकार उसने केक के 11 टुकड़े तो काटे, लेकिन इस पिज्जा को काटने वाले बंदे का तो भैया सजा के तौर पर सीधे लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए। ये किस तरह की गलती है भैया? पिज्जा में एक भी ऐसा स्लाइस नहीं है जो किसी दूसरे से मेल खाता हो। देख कर लगता है मानो वो शुरू में इसे बीच से आधा काट रहा हो, फिर बीच में माइंड चेंज करके 3 टुकड़े कर दिए। अंत में पूरी की पूरी कटिंग गड़बड़ हो गई। और बुरी बात यह है कि एक होम डिलीवरी ऑर्डर था, यानी किसी को इतना बुरा काम करने के लिए भी पैसे दिए गए। मेरा तो दुनिया से विश्वास उठ रहा है भैया। कोई गलती करने या किसी काम को पूरी तरह से गड़बड़ कर देने में कितनी शर्मिंदगी होती है ना। सोचिए अगर लाइव चैनल पर ऐसा हो जाए जब लाखों लोग आपको देख रहे हैं। न्यूजीलैंड के वन न्यूज की वेदर रिपोर्ट केरन ओल्सन के साथ ठीक ऐसा हुआ। साल 2009 की बात है जब ये घटना घटी। Today, easterly gales with gusts up around 120 kilometres an hour recorded about the Tutukaka harbour. लगता है कोई ये बात पूरी तरह से भूल गया था कि शो शुरू होने से पहले इन स्लाइड्स को भी एडिट करना पड़ेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एडिट टेक्स्ट हसीन मौसम वाली किसी जगह का नाम हो। लेकिन केरिन के बचाव में यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वेदर शोज की स्लाइड ज़्यादातर एंकर नहीं बल्कि कोई और एडिट करता है। खैर जो भी हो, जाहिर है इसके बाद चैनल वालों की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि मैकडोनल्ड वाले अपना वो जाना पहचाना सा बर्गर आखिर कैसे बनाते हैं? सिंपल है, सबसे पहले एक टोस्ट बन लीजिए, उसके 3 टुकड़े करके टॉप और बॉटम वाला टुकड़ा बर्गर बॉक्स में डाल दीजिए। फिर दोनों टुकड़ों पर स्पेशल सॉस के साथ साथ प्याज, लेट्यूस, चीज़ का एक स्लाइस लगाइए। फिर दोनों टुकड़ों पर एक पेटी लगाइए और तीसरे टुकड़े को बीच में दबाते हुए बन के तीनों टुकड़ों को उठाकर डब्बे में पैक कर दीजिए और बस आपका बर्गर तैयार हो गया। तो ऐसे तैयार होता है आपका बिग मैक। ये ज़रा भी कठिन नहीं लगता है ना? तो फिर ये वाला बर्गर बनाने में भला कौन सी मुसीबत आ गई थी? बर्गर बनाने वाले को बस एक बन के टुकड़े को और एक पेटी की जगह आपस में चेंज करनी थी और एक बर्गर एकदम परफेक्टली बन जाता। लेकिन ऐसा करने के बजाय उन्होंने इसी तरह का डब्बा बंद कर दिया। सोचिए खाने वाले को क्या खाक स्वाद आया होगा। मुझे तो लगता है इस रेस्टोरेंट में शायद कोई जोकर बर्गर बनाता है। किसी कमरे का रिनोवेशन करना आसान काम नहीं होता। किसी कमरे में एक नई दीवार बनाना भले सिंपल काम लगता हो, लेकिन मेजरमेंट लेने में होने वाली एक मामूली सी गलती आपके घर में होने वाली ऐसी भारी गड़बड़ का कारण बन सकती है। ये लोग दीवार बनाने के प्रति इतने ज़्यादा समर्पित थे कि उसे दराज के सेट के ऊपर बना डाला, जिससे पूरी तरह से बेकार हो गया। बस इतनी उम्मीद है कि ऐसा करने से पहले दराज को पूरी तरह से खाली कर दिया गया हो, वरना अब इसके अंदर पहुंचने की इकलौता जरिया है किसी बड़े से हथौड़े का सहारा लेना। मेरी राय में इंडक्शन कुकर एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, क्योंकि इसमें आग नहीं जल रही होती, सिर्फ धातु गर्म होती है। इसलिए मैं अक्सर भूल जाता हूँ कि स्टोव का कौन सा वाला पार्ट ऑन है, कौन सा वाला पार्ट ऑफ है। खासकर ऐसे इंडक्शन स्टोव जिनका सरफेस बहुत ही चिकना ग्लास से बना होता है और उन पर अलग अलग बर्नर्स दिखाने के लिए कोई भी निशान बनाना भूल गया हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रहा कि पैन कहाँ रखा जाए। जो भी बंदा इस काम के लिए जिम्मेदार था ना, उसे प्रोटेक्ट फाइनल करने से पहले कम से कम इतना तो देख लेना चाहिए था। अगर ऐसे ही करते रहना तो देख लेना तुम्हारा पास्ता ना बर्तन में जल जाएगा। यूरोपियन लोग अक्सर अमेरिका के टॉयलेट्स का मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक अमेरिकी टॉयलेट्स में प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। जहां यूरोपियन टॉयलेट के दरवाजे ज़मीन और फर्श से अच्छी तरह चिपके होते हैं, वहीं अमेरिकी टॉयलेट्स के दरवाजे के नीचे अच्छी खासी जगह होती है। शुक्र है कि इस टॉयलेट डोर को डिज़ाइन करने वाले बंदे ने थोड़ा बहुत छिपाने का झंझट खत्म करते हुए सब कुछ एकदम खुल्लम खुल्ला कर दिया।
कोई बताएगा कि ये आखिर है क्या? वैसे इस पोल के निचले हिस्से में मौजूद इन होल्स को देखकर साफ हो जाता है कि शायद किसी ने इसे अपसाइड डाउन लगा दिया है। जब इसमें दरवाज़ा फिट किया गया तो नीचे डिज़ाइन से कहीं ज़्यादा जगह खाली रह गई। यानी अगर पहला दरवाज़ा गलत लग गया तो किसी ने सोचा कि बाकी दरवाज़ों को भी ठीक उसी तरह लगाना ठीक रहेगा। मुझे तो लगता है कि शायद टॉयलेट बनाने वाला बंदा यूजर्स के साथ हमेशा चलने वाला एक प्रैंक करना चाहता था। आपके लिए हफ्ते का सबसे पसंदीदा दिन कौन सा है? मेरा तो फेवरेट है हफ्ते का 9वां दिन। जी हाँ, वहीं दुनिया भर में जाना माना हफ्ते का 9वां दिन। सुना है ना? अब आप सोच रहे होंगे कि कोई दिन ऐसा नहीं होता, हाँ? लेकिन अगर आपको पता नहीं तो बता देता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं होता, तो ये दुकान वाले हफ्ते में 9 दिन दुकान खुली रखने का दावा क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये फोटोशॉप नहीं है, क्योंकि आपको इंटरनेट पर सैकड़ों ऐसी तस्वीरें मिल जाएंगी जिसमें एग्जैक्टली यही चीज़ लिखी मिलेगी। परेशान मत होइए, यह है अमेरिका का मशहूर 99 सेंट स्टोर, जिसने अपने नाम में मौजूद 9 का फ़ायदा उठाते हुए थोड़ा मजाकिया स्लोगन बनाने की ठान ली। कितना फनी है ना? मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है, मूड तो ज़रा भी ख़राब नहीं हुआ। शायद ये वाला स्टोर भी कुछ ऐसा ही है। मजाक कर रहा हूँ, क्योंकि इसका दावा है कि ये रोज़ाना 25 घंटे खुलता है। बात और ख़राब हो जाती है जब गौर से देखने पर नज़र आता है कि पीछे वाले बोर्ड पर असल में बात लिखी हुई है, यानी 24 घंटे खुलना। कहीं ऐसा तो नहीं ये स्टोर वाले चोरी छिपे ब्रिटिश लोगों की IQ लेवल टेस्ट कर रहा हूँ? क्या आपने कभी किसी को देखते हुए सोचा है कि उसके मन में क्या चल रहा होगा? वो दुनिया का सबसे काइंड, स्वीट और हैंडसम बंदा हो सकता है, लेकिन जब आपने उसे एवोकाडो काटने के लिए कहा तो उसने ये किया। तो ईश्वर का वास्ता बताओ, किस चीज़ से काटा? कुछ जग मार्ग जिंसों से तो? ये तो पक्का किसी साइको जैसे बर्ताव है। पूरी दुनिया जानती है कि एवोकाडो का बीज नहीं काटा जाता, और ये भी साफ दिख रहा है कि ये फल पूरी तरह से कच्चा था। आपको लगेगा शायद मैं जजमेंटल हो रहा हूँ, क्योंकि ये भी हो सकता है कि इन लोगों ने पहले कभी एवोकाडो ना काटा हो, लेकिन उन्होंने सख्त बीज वाला कोई ना कोई दूसरा फल ज़रूर काटा होगा, जैसे पीच या आम वगैरह। उन फलों का भी वो बीज तो नहीं काटते होंगे। मानो गोश्त की हड्डी काट रहा हूँ, या फिर वो कह सकते हैं, अरे बाप रे, अब मैं गुआकामोली को उस नज़र से दोबारा कभी नहीं देख पाऊंगा भाई। आप लोगों के लिए एक सवाल है, इसका जवाब वीडियो देख रहे हर शख्स को नीचे कमेंट में देना होगा। मैं श्योर हो सकूं कि मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। ये रहा सवाल। ये क्या है? जी नहीं, सवाल में कोई ट्रिक नहीं है, बस मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये है क्या। आंसर कर दिया? वेरी गुड, ये है केला, या कहें केलों का एक गुच्छा। ये तो हम सब जानते हैं, बाकी की दुनिया भी जानती है। तो फिर कोई मुझे ये समझाए कि इस स्टोर के शेल्फ पर लेबल चिपकाने वाले बंदे ने इसे पीली सी लंबी चीज़ क्यों लिखा? इस गलती का दोष गलत ट्रांसलेशन को मैं देना चाहता हूँ। दुनिया की ज़्यादातर भाषाओं में केले को बनाना से मिलते जुलते किसी नाम से जाना जाता है। हो सकता है उस वक्त लेबल चिपकाने वाले की याददाश्त चली गई हो, या शायद वो कंफ्यूज रहे हो कि ये केला है या प्लेंटेन, या हो सकता है उन्हें किसी तरह का दौरा पड़ गया हो। मुझे नहीं पता, आपकी क्या राय है? नीचे आगे कमेंट सेक्शन बताएं। यह कबूल करने में मुझे कोई शर्म नहीं कि स्पोर्ट्स के मामले में मैं बहुत पीछे हूँ। मेरी नज़र और हाथों का तालमेल बहुत ख़राब है, और दूसरों को दौड़ता हुआ देखने मात्र से मेरी सांसें फूलती हैं। जाहिर है जब मुझे अपने बारे में ये बातें पता चली तो मैं कभी बास्केटबॉल मैच खेलने नहीं पहुंच पाऊंगा। जो सबक इस बच्चे को थोड़ा सख्ती से नसीब हुआ। आप देख सकते हैं ये आगे बढ़कर विपक्षी प्लेयर को ब्लॉक करना चाह रहा है, लेकिन इसके ज़मीन पर टिके दोनों पैर, बंद आंखें और उसके बगल से कूदने वाले प्लेयर को पूरी तरह से नज़रअंदाज करने से साफ है कि वो मन में कबूल कर चुका है कि वो ब्लॉक नहीं कर पाएगा। मैं कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन तो नहीं हूँ, लेकिन इतना ज़रूर मानता हूँ कि पावर सॉकेट और पानी का मिलन अच्छा नहीं होता, छोड़िए बल्कि खतरनाक होता है, क्योंकि पानी बिजली का अच्छा संचालक होता है। यानी करंट वाला पानी किसी के लिए भी घातक साबित हो सकता है। लेकिन इस कमाल की सिंक को ओके करने वाला बंदा कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन नहीं रहा होगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ सिंक के अंदर एक पावर सॉकेट लगा हुआ है। इसे लगाने वाला बंदा या तो किसी को मारने की साजिश रच रहा है, या शायद ये किसी तरह का प्रैंक है। मुझे लगता है किसी ने सिंक के अंदर पावर सॉकेट का सिर्फ एक कवर लगा दिया है ताकि देखने वालों के होश उड़ जाएं। जाहिर है ये प्रैंक कामयाब रहा, क्योंकि ये देखकर मुझे भी झटका सा लगा भाई। आर की रिक्वेस्ट कितनी भी सिंपल क्यों ना रही हो, लोग उसे गड़बड़ करने का कोई तरीका निकाल ही लेंगे। उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए कि सोप डिस्पेंसर के अंदर सोप भर दीजिए, तो आप क्या करेंगे? उसे लिक्विड सोप से भर देंगे, है ना? दिमाग वाला कोई भी बंदा डिस्पेंसर के अंदर साबुन का बाहर नहीं रखेगा, जैसा कि इन जनाब ने किया, क्योंकि ऐसा करने का कोई तुक ही नहीं बनता। टेक्निकली तो सोप रिफिल हो गया, लेकिन अब लोग इसे इस्तेमाल कैसे करेंगे? कोई अपने होश आवाज़ में भला ऐसा क्यों करेगा? हाथ धोना छोड़िए, ये देखने के बाद मुझे अपना मूड सही करने के लिए पूरा का पूरा शावर लेना पड़ेगा। वाह, पास्ता तो हर कोई पसंद करता है, चाहे वो स्पैगेटी, फ्यूजली, मैक्रोनी, लॉन्ड्री, डेजर्ट, फेचियोनी या रिवोली कहा जाए। लॉन्ड्री डिटर्जेंट? क्या आप नहीं मानते? लॉन्ड्री डिटर्जेंट भी पास्ता का एक फ्लेवर होता है, लेकिन अगर इस शेल्फ पर लेबल चिपकाने वालों की माने तो शायद ऐसा पास्ता होता है।
ये देखिए, टेस्टी ब्लीच फ्लेवर। वैसे इतना ऑब्वियस है कि कोई गलती से लेबल की पोजीशन चेंज करना भूल गया था। क्या आपको याद है जब साल 2017 में डाइट पॉड खाना एक चलन सा बन गया था? सो दुनिया की आधी जनता शायद आराम से डिटर्जेंट पास्ता खाने को तैयार हो जाएगी। क्या आपने कभी बाची का गेम खेला है? ये बॉल से खेला जाने वाला बूल जैसा एक गेम है जिसे ज्यादातर कच्ची जमीन या रेत पर खेला जाता है। इस खेल के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन हाल के दिनों में इसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और जगह जगह पर नई बाची कोड बनाए जा रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर देखकर साफ हो जाता है कि ज्यादातर लोगों का पता नहीं है कि बाची होता क्या है। ये गेट शायद बेवकूफ़ी का सबसे बड़ा नमूना है, क्योंकि इससे न सिर्फ कोट का लुक बिगड़ गया बल्कि नीचे दरारों से रेत भी बाहर जा रही है। ऐसा करने वालों को मैं बेवकूफ़ी में 10 में से 10 नंबर दूंगा। भले आप बाइबल की शिक्षा का पालन ना करते हो, लेकिन नूह की उस बड़ी सी नाव वाला वो किस्सा आपने सुना होगा। फिर भी शायद ही कोई ऐसा हो जो कि ना जानता हो। तो बता दें कि इस कहानी में ईश्वर ने धरती से सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए उसे एक भयानक बाढ़ में डुबो दिया और नूह को एक बड़ी सी जहाज बनाने के लिए कहा, जिसमें बाढ़ के बाद बसने वाली दुनिया के लिए हर प्रजाति का एक जोड़ा रख सकें। एक के हिसाब से देखा जाए तो ये कहानी बहुत ही क्रूर है और इनब्रीडिंग के सवाल भी खड़ी करती है। फिर भी ये किस्सा बच्चों की कहानी माना जाने लगा और बहुत सी क्रिश्चियन स्टोरीज बुक्स में मिल जाएगा। लेकिन मैंने गौर किया कि इस कहानी को छापने वाले लगभग हर पब्लिकेशन हाउस ने एक बड़ी भयानक गलती की, और वो ये कि नाव में चढ़ते जानवरों की हर एक तस्वीर में दिखने वाले शेर के जोड़े में दोनों के दोनों नर होते हैं। आप जानते होंगे कि सिर्फ नर शेरों की गर्दन पर बाल होते हैं और हर तस्वीर में सिर्फ बाल वाले 2 शेर नजर आते हैं। अब उनका वंश आगे कैसे बढ़ेगा? आर्टिस्ट को बस इतना करना था कि दोनों में से एक शेर को बिना बालों वाला बनाना था। इतना ही नहीं, पुनर्जागरण काल की पेंटिंग्स में भी ठीक ऐसी गलती देखने को मिल जाएगी। फिर अंत में याद आता है कि ये एक ऐसी नाव है जिस पर यूनिकॉर्न भी सवार था, और शायद वो दुनिया इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उनके दोनों जोड़े भी नर थे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बच्चों की बाइबल में चित्र बनाने वाले जानवरों से जुड़ी बेसिक बायोलॉजी गलत दिखाने के मामले में अकेले हैं, जैसा कि किसी क्रेजी स्कूल की दीवार पर बना ये चित्र साबित करता है। बच्चों को देखो, ये देखो, हाथी की सूंड के ऊपर एकदम इंसानों जैसी दिखने वाली एक नाक और मुंह होता है। किसी नॉर्मल एलिफेंट का शरीर ऐसा ही होता है और इस चित्र में कुछ भी गलत नहीं है। मेरे ख्याल से अब एक नया रूल बनाना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि कौन सा जानवर कैसा दिखता है तो शायद आपको उसे किसी भी सरफेस पर बनाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। आजकल हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जो विकलांग लोगों की ज़रूरतों के प्रति ज़्यादा ध्यान नहीं देता। बात समझने के लिए एल सल्वाडोर की इन सीढ़ियों को देखें जिन पर व्हील चेयर का सिंबल बना हुआ है, जबकि जाहिर है कि ऐसा कर पाना असंभव होगा। मुझे लगता है कि किसी तरह का भद्दा सा मजाक है, या शायद इसे बनाने वाले को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं कि व्हील चेयर यूज़ करने वालों की लाइफ कितनी कठिन होती है। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ कि इसे बनाने वाले की टांगें भी आगे चलकर काम करना बंद कर दें, ताकि उसे एहसास हो सके कि उसका ये मजाक असल में कितना ज़्यादा क्रूर और वाहियात था। ज़्यादातर डिसेबिलिटी सिंपल ये बताते हैं कि कोई विकलांग बंदा क्या नहीं कर सकता, ताकि आसपास मौजूद दूसरे लोग समझ सकें कि उसकी मदद कैसे करनी है। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी पार्किंग स्पॉट में बना ये सिंबल आखिर किस तरह की विकलांगता के लिए है। पहिए जैसे सिर वालों के लिए या हाथ की जगह पैर वालों के लिए? समझ गया, ये उनके लिए है जिनका सर उनके पिछवाड़े के नीचे होता है। मैं भी जानता हूँ ये महज सिंबल पेंट करते वक्त होने वाली गलती का नतीजा है। मुझे इस बात की खुशी हो रही है कि अब उन लोगों को भी विकलांगता से जुड़ी छूटों का फायदा मिल सकेगा जिनका सर उनके पिछवाड़े के नीचे होता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कोई मामूली सा प्लेग्राउंड डिजाइन करना और चंगू मंगू का खेल नहीं है ये। इसके लिए आपको एक डिग्री लेनी पड़ेगी और पैसे और मेहनत खर्च करके अपना सर्टिफिकेशन कराना होगा। लेकिन ये बात शायद झूलों के इस सेट को डिजाइन करने वाले बंदे को जरा भी नहीं पता। प्यारे टिमी, क्या एक बार झूला झूलोगे? एक बार, क्योंकि उसके बाद टिमी को सीधे अस्पताल लेकर भागना पड़ेगा। लेकिन सभी बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये झूला असली नहीं है। ये कैनेडियन ब्रॉडकास्ट कंपनी सीरियस XM द्वारा उनके टॉप कॉमिक कंपटीशन से लगाया गया एक एडवर्टाइज था। तो अब हम सभी हंस रहे हैं सिवाय बेचारे टिमी के। मास खिलौनों के मार्केट में उनकी ज़बरदस्त डिमांड के लिए बनाया जाता है, क्योंकि चलन में रहने वाला खिलौना हर बच्चे को चाहिए होता है। लेकिन इस तरह के सस्ते मास प्रोडक्शन के साथ समस्या यह है कि इसमें क्वालिटी कंट्रोल के दौरान कोई इंसान हर एक पीस को चेक नहीं कर पाता, जिसके चलते अक्सर गुड़ियों में इस तरह का मिसप्रिंट देखने को मिलता है। तिरछी आंख के बारे में तो मैंने पहले सुना है, लेकिन जगह छोड़ देने वाली भौं के बारे में कभी नहीं। लेकिन कम से कम इस गुड़िया का सिर तो सीधा लगा था। इस बेचारे माइनक्राफ्ट टॉस को तो उतना भी सीरियस लुक नसीब नहीं हुआ। प्लास्टिक टॉय से अलग सॉफ्ट टॉयज को हाथ से मिला सकता है। इस प्रक्रिया के दौरान किसी ने इसका उल्टा सर जोड़ दिया और सोचा कि क्वालिटी कंट्रोल वाले नहीं देख पाएंगे। हुआ भी ठीक ऐसा ही, जब तक कि उल्टी खोपड़ी वाला खिलौना सीधी खोपड़ी वालों के बगल में नहीं रखा गया। इसे पता था कि डरावने से दिखने वाले इस खिलौने को और भी डरावना बनाया जा सकता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो चॉकलेट चिप कुकीज़ मुझे हद से ज़्यादा पसंद है। एक ऐसा स्वादिष्ट स्नैक जिसमें चॉकलेट चिप और डो का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, अगर आप इस कॉलेज कैंटीन से इसको खरीद रहे हैं तो फिर बात अलग है।
बेकर को चॉकलेट चिप्स को बेकिंग से पहले ही आटे में मिला देना चाहिए, लेकिन इसके बजाय उन्होंने उसे बिस्किट के ऊपर से चिपकाना ज्यादा सही समझा। कुकी का बाइट लेते वक्त ज्यादातर चॉकलेट झड़कर गिर तो नहीं जाएगी। इस कुकी को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया भाई। इससे अच्छा होता कि कैंटीन वाला मान लेता कि वो चॉकलेट चिप डालना भूल गया और इसे लोगों को बेचने से पहले पूरा का पूरा आइटम फिर से बना लेता। वैसे चीज़ें और भी बेहतर हो सकती थी अगर ये ऑटोमील रेजिन होता तो। फिनलैंड का रेलवे दुनिया के सबसे बेहतरीन रेलवे सिस्टम में से एक है। यहाँ की ट्रेन बहुत ही मॉडर्न और साफ सुथरी होती हैं, जिनका टिकट बहुत ही सस्ता होता है। लेकिन देश की सरकारी रेलवे कंपनी वीआर डब्बों में कुछ ऐसा लगाती है कि ध्यान देने वाले यात्री इसे पलटकर देखने में मजबूर हो जाएं। क्या आपने कुछ नोटिस किया? इस हाथ में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, पर मैं बता नहीं पा रहा हूँ क्या। पता नहीं क्यों दरवाजे पर लगे पुश साइन के हाथ में 5 के बजाय 6 उंगलियां। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद मेरी गलती है या शायद फिनलैंड वालों के हाथ में 6 उंगलियां होती होंगी, लेकिन पता चला कि असल में ये आर्टो कोकास्नियो नाम के एक कलाकार का फंक्शनल आर्ट पीस है, जिसका मकसद था कि लोग इसे देखते ही आपस में बातें करना शुरू कर दें। यानी ये 6 उंगलियों वाले किसी बंदे का काम तो बिल्कुल भी नहीं है। कोई काम करते वक्त एक आध गलती हो जाना आम बात होती है, क्योंकि अक्सर लोगों का दिन खराब चल रहा होता है, उनका मूड सही नहीं होता। लेकिन अगर कोई उसी काम को 2 बार गलत कर दे तो आप क्या कहेंगे? आपको लग रहा होगा यह संभव है, ये पूरी तरह हो चुका है। यकीन ना हो तो किसी ग्रोसरी स्टोर में रखा हुआ यह डब्बा देख लो, जिसके ऊपर प्याज के दाम का लेबल लगा है, लेकिन डब्बे पर बड़े बड़े अक्षरों में आलू लिखा है। ठीक है, समझ नहीं आता, आलू प्याज दोनों ही गोल होते हैं, लगभग एक साइज के भी होते हैं, लेकिन डब्बे में एक ऐसा फल रखा हुआ जो इन दोनों से जरा भी मेल नहीं खाता। जी हाँ, तरबूज। जानता हूँ स्टोर वालों को अक्सर कम संसाधनों में काम चलाना पड़ता है, लेकिन ये एक ऐसा भड़काऊ है कि मेरी नज़र सीधी गई यहाँ पर कि मैनेजर कहाँ है, उसको पकड़ो और उससे बात करो, है ना। कुछ लोग अमेरिकी व्यंजनों को बहुत ही खराब मानते हैं, लेकिन मेरी राय पूछिए तो ब्रिटिश फूड उससे कहीं ज़्यादा गया गुजरा होता है। मुझे याद आ रहा है कि मैं पाई सैंडविच या विगन कबाब को अपने पिछले किसी वीडियो में भी दिखा चुका हूँ, लेकिन आज आपको दिखाता हूँ टोस्ट सैंडविच। जी हाँ, ये ब्रेड के 2 स्लाइस के बीच में रखे एक टोस्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद ज़रा ये क्यूकम्बर सैंडविच भी देख लीजिए। अच्छा, ये नूडल सैंडविच ही ट्राई कर लीजिए। यानी ब्रिटेन के लोग दुनिया की कोई भी चीज़ ब्रेड पर रखकर खा सकते हैं। इससे पहले कि हमारा वीडियो देख रहे किसी ब्रिटिश बंदे का मूड खराब हो जाए, बता दूं कि मैंने आपका खान पान ट्राई किया और कुछ चीज़ें मुझे बहुत पसंद भी आई, जैसे स्टीक और किडनी पाई के साथ फ्राई, आपकी भाषा में चिप्स, और उसी के साथ मटर और ग्रेवी, बिल्कुल पारंपरिक ब्रिटिश जैसा। लेकिन इस जगह की बात अलग है, क्योंकि जिसने भी मटर की फोटो यहाँ प्लेट पर फोटोशॉप की ना, उसने थोड़ी गड़बड़ कर दी। ये देखने में किसी ऑप्टिकल इल्यूजन जैसा लगता है। ये मटर सचमुच उल्टी चिपकी हुई है। इससे कम मेहनत में एक प्लेट में सचमुच की मटर रख के फोटो खींची जा सकती थी। इतनी एडिटिंग वगैरह की क्या जरूरत थी यार। खैर, अब पछताने से क्या ही फायदा। देखो, मेरे बच्चे तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि टीनेज बच्चों को पालने में बड़ी दिक्कत होती है। जब देखो उनका मूड खराब रहता है और वो सोशल मीडिया पर इमोशनल पोस्ट करते हैं या कभी कभी खराब नियत से आदेशों का पालन करने लगते हैं, जैसे कि रेडिट यूजर ज़ॉम्बी क्लाउन का अनुभव रहा। कुछ साल पहले वे अपनी टीनेज बेटी से घर पे कुछ काम करने का कह रही थी, बाहर गई। ऐसे सिंपल काम जिन्हें हर कोई, मतलब कह सको कि बंदर भी आसानी से कर ले। उदाहरण के लिए टॉयलेट पेपर रोल को होल्डर पर लगाना, लेकिन वापस आने पर उन्होंने रोल को इस हालत में पाया, तकनीकी रूप से पेपर होल्डर में लगा हुआ है, लेकिन इसे सही से लगाने में शायद इससे कम मेहनत ही लगती। उसके बाद वो जाकर अपनी डांस वीडियो पोस्ट कर सकते थे ताकि दुनिया उन पर हंस सके, या कार्टून की डीपी वाले अकाउंट से ट्वीट करते। आजकल के बच्चे भी पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं यार। यह था ना, उस टॉयलेट पेपर को होल्डर पर सही से लगाना कितना आसान काम था। शायद सड़क की इस गलती के लिए भी टीनेजर जिम्मेदार है। इस ढक्कन को लगाने वाले को इसे उठाकर 180 डिग्री घुमाकर लगाने में जरा भी मेहनत नहीं लगती। सड़क का पैटर्न कंप्लीट हो जाता, पर नहीं, मानो बंदे को चीजें परफेक्ट देखना पसंद ना हो। मन कर रहा 2-4 थप्पड़ रिसीव कर दूं मैं इसे। स्कूल के माहौल में बच्चों को एकदम सेफ महसूस होना चाहिए, और इसलिए शायद पहुंच से इंस्टीट्यूशंस अपने कैंपस को बच्चों के लिए ज़्यादा सेफ और अच्छा बनाने के लिए हर कुछ करते हैं। जैसे यहाँ ज़मीन पर दरवाजे खुलने वाली रेंज को पेंट किया गया है ताकि कॉरिडोर में दौड़ता हुआ कोई भी बच्चा खेलते हुए खुलते हुए दरवाजे से टकरा ना जाए। लेकिन समस्या यह है कि दरवाज़ा उसी दिशा में खुलता ही नहीं है, बल्कि अपोजिट दिशा में खुलता है। भले ही एक स्कूल हो, लेकिन ये निशान बनाने वाले को अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। बच्चों का दिमाग तेज करने के लिए सही एजुकेशन मटेरियल तैयार करना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की पास्कल प्रेस तरह की रिवीजन बुक्स बनाती है ताकि बच्चे अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर सकें। लेकिन इस प्लान में एक छोटी सी समस्या है। उनकी वेबसाइट पर बिक्री के लिए लगी पेपर बुक्स की कुछ टास्क कंप्लीट होने के लिए कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन पर निर्भर करती है। पता नहीं बच्चे किसी बुक में प्ले बटन कैसे क्लिक करते होंगे। ये तो बेतुकेपन की हद ही हो गई भाई। पहले मुझे लगा शायद इस प्रोडक्ट की लेबलिंग में गलती हो गई होगी, क्योंकि जाहिर है ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को एजुकेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की जिम्मेदारी रखने वालों ने व्यस्क की तरह अपने काम को डबल चेक किया होगा। पेपर बुक को वेबसाइट पर रिप्लेस कर दिया होगा, पर नहीं, उन्होंने किताब को सचमुच छाप डाला। अब अगर कोई बच्चा अपने टेस्ट में फेल हुआ तो उन्हें पता रहेगा कि दोष किसे देना है। जी हाँ, पास्कल प्रेस को।
साल कितनी तेजी से बीतता है ना। लगता ना जैसे अभी हम कल ही 2022 के आने की खुशी मना रहे थे। ये तो हर किसी को पता है कि हम 23वीं सदी में आ चुके हैं। ये हर कोई जानता है कि हम 2022 में क्या हैं। क्या नहीं है, पर अच्छा इस बंदे को तो पूरा यकीन है कि हम हैं, तभी तो उसने ऐसी डेकोरेशन लाइट लगा रखी है। बात समझ में आती है जब कोई तारीख भूल जाता है, लेकिन पूरा का पूरा साल भूल जाना। मुझे लगता है शायद ये लाइट लगाने वाला बंदा पूरी तरह से अनपढ़ था, जैसे पता ही नहीं था कि 2 को किस साइड से लगाना है। खैर, इसी के साथ वीडियो खत्म होता है। मेरा तो कई बार मूड खराब होते होते रह गया। आपको क्या लगता है, इनमें से कौन सा सिंपल सा काम गुदगुदाने वाला अंदाज का गड़बड़ हो गया? क्या आपके पास भी ऐसे किसी काम का एग्जाम्पल है? नीचे कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।